अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है यार। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, थोड़ा सा अगेन लेट हो गए। तो अभी आज हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। और जो भी हमारा टाइम लगेगा, सबसे पहले हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। आज हम अपना आगाज़ करते हैं स्पीड से और वेलोसिटी से। चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम नाम देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड। और ये आपको बड़े अच्छे से पता है कि इसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड है। यूनिट इसका मीटर पर सेकंड आ गया। और ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी, इट मीन्स कि इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, बड़े अच्छे से आपको पता होगा इस चीज़ का। और डिस्प्लेसमेंट को डी से। अब अगर इसी के लिहाज से अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो ये मेरे पास बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम वेलोसिटी का नाम देते हैं। और ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट भी आपके पास क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकेंड होता है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे लिखता हूँ और उसी से आपसे रेलिवेंट एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ वेरिएबल वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म स्पीड। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ वेरिएबल वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म स्पीड। कैसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म हो लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल हो? जी बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। वो कब पॉसिबल होता है? जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो। ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो लाइक मैं ये कह सकता हूं, कुछ पॉइंट्स पे हम इसकी वेलोसिटी लेते हैं। जैसे यहां पे इसकी वेलोसिटी ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, या डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होता है, यहां पे एक टेंजेंट ले लिया ये और ये देखिए हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये v1 v2 के इक्वल कभी भी नहीं आ सकती। हाँ, इनका मैग्नीट्यूड वो आपस में इक्वल हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पे अगर मैं समराइज पॉइंट लिखना चाहूँ वो ये है कि एट एवरी मोमेंट चेंज इन डायरेक्शन चेंज इट्स वेलोसिटी। एट एवरी मोमेंट, हर लम्हा, चेंज इन वेलोसिटी, change in velocity changes its direction. Change in velocity changes its direction. Change in velocity changes its direction. इसकी डायरेक्शन को बदल देता है। बट अब ये भी बात करते हैं, स्पीड बीइंग अ स्केलर रिमेन सेम एंड स्पीड इज जस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि मैं यहां पे ये बात करते हैं, यहां पे जो स्पीड है वो एक्चुअली ये जो वेलोसिटी है इसी के मैग्नीट्यूड को हम क्या नाम देते हैं? स्पीड का नाम देते हैं। बट स्पीड बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी रिमेन सेम। जब आप वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड लो तो आपके पास क्या आ जाती है बेटा, वो रिमेन सेम। बड़ी मजेदार बात है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लें तो वो स्पीड आ जाती है। तो यहां पे मैंने यही बात की थी कि अगर मैं सिर्फ वेलोसिटी के वेक्टर के लिहाज से कंसीडर करूं तो डायरेक्शन होने से हर मोमेंट में वेलोसिटी चेंज हो रही है। बट बीइंग अ स्केलर क्वांटिटी अगर ऑब्जर्व किया जाए आपके पास स्पीड को, इट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द होल जर्नी। तो ये था हमारे पास बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी का। इससे रेलिवेंट आपसे लोगों से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अ पर्सन मूव्स फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। मैंने कल भी एक चीज बताई थी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस याद रखना, और इस एमसीक्यूज का मुझे आंसर दीजिएगा। बड़ा मशहूर क्वेश्चन है मेरा बेटा, और यहां से आप लोग फिर गलती करोगे, इनके जो कमेंट्स है मेरे सामने कर दें। अ पर्सन फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अ पर्सन मूव from Lahore to Islamabad with
60 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, with the speed of 60 km per hour and returns to back Lahore और दोबारा फिर लाहौर पे वापस आ जाता है। तो यहां पे एक चीज जीरो हो रही है, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। कल जो मैंने क्या बताया था आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के फर्क में, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जहां से अपना जर्नी स्टार्ट करे दोबारा फिर वहां से वापस आ जाए तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो जाए। रिटर्न बैक टू लाहौर एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड अब उसकी जरा चेंज हो गई है, लाहौर 40 किलोमीटर पर आवर, अब उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। बड़ा शॉर्टकट बताऊंगा आपको यहां पे, व्हाट इज, और इस शॉर्टकट्स को जरा लिख लीजिएगा। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो फॉर क्लोज पाथ, अगर मैं बात करूं, आंसर इसका लिखना चाह रहा हूं फॉर क्लोज पाथ, ऑप्शन आपके सामने लिख लेता हूं। 48 किलोमीटर पर आवर एक आंसर, और साथ आपके पास आंसर जो गिवन है वो 0 किलोमीटर पर आवर है। बी ऑप्शन है आपके पास 48 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी भी क्या आपके पास 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी की मैं मेरा बेटा बात करता हूं 0 किलोमीटर पर आवर, और ये बी आ रहा है आपके पास 48 किलोमीटर पर आवर। डी ऑप्शन है मेरे शहजादों 50 किलोमीटर पर आवर, और बी ऑप्शन भी आपके पास क्या आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर। जी ये चीज। अब सबसे पहले आपने एवरेज स्पीड देखनी है, एवरेज स्पीड कितनी आती है और एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है, ये चीज देखनी है। सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बड़ी आसानी से लिख सकता हूं, भाई लाहौर से इस्लामाबाद गए, दोबारा फिर लाहौर आ गए, तो आपके पास एक क्लोज पाथ बन गया कि जहां से आपने ट्रेवल स्टार्ट किया दोबारा फिर वहां पे वापस आ गए। सो फॉर क्लोज पाथ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा बेटा, सबको पता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट फिर हमारा क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 0 हो जाएगा। सो अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया तो एवरेज जो वेलोसिटी है वो भी, एवरेज वेलोसिटी एक्चुअली क्या होती है मेरा बेटा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, डेल्टा टी। जब डेल्टा डी की वैल्यू ही आपके पास 0 आ रही है तो एवरेज वेलोसिटी भी आपके पास क्या आएगी 0। पहला आंसर तो 0 है, पहला आंसर 0 आ रहा है आपके पास एवरेज स्पीड का नहीं, लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी आपके पास, आपके पास पहले ऑर्डर में एवरेज स्पीड है, तो जहां पे सेकंड ऑप्शन पे 0 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। वैसे यहां पे डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि ये इसका आंसर होगा। अब इसका ए ऑप्शन निकालते हैं, एवरेज स्पीड। जब आपके पास, अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यहां पे मैं एक शॉर्टकट लगाऊंगा, और ये शॉर्टकट क्यों यूज करता हूं उससे नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूं। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं 2v1v2 प्लस v1 प्लस v2। हालांकि आपने एवरेज के लिए कैलकुलेट किया ना कि दोनों स्पीड्स को ऐड करो और 2 पे ही डिवाइड कर दो, एवरेज का ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ था। लेकिन आज हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहां पे वह लिख रहा हूं 2v1v2 ओवर डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी समझा देता हूं, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 48 किलोमीटर पर आवर। सो एवरेज स्पीड मेरे पास मेरा बेटा आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। सो 48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड है और 0 किलोमीटर पर आवर एवरेज वेलोसिटी है। जी अब मैं आपको इसके की पॉइंट्स लिखाता हूं कि एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बट हमने अभी जो यहां पे फॉर्मूला लिखा है ये फॉर्मूला कब कब एप्लीकेबल होता है उसकी बात करते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा और इन चीजों को नोट डाउन भी कर लीजिएगा।
So average speed is equal to total distance over total time. ये वाला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। अब यहां पे दो तीन पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, उन पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखिए। आपने ये कहना है, अगर आपके पास जब आपने एवरेज स्पीड निकालनी S1 और S2 इक्वल हो, जैसे कि लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर, बट जो टाइम है इस डिस्टेंस को कवर करने का, बट T1 इज नॉट इक्वल टू T2, जाते हुए कुछ और टाइम लगा, वापस आते हुए कुछ और टाइम लगा, तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करोगे वो होगा 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, जो कि अभी हमने यूज किया। तो एक पॉसिबिलिटीज ये आ गई कि जब दोनों डिस्टेंस सेम हो लेकिन टाइम उस पाथ को कवर करने का बिल्कुल सेम ना हो, तो एवरेज स्पीड का ये डेराइव्ड फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। अब अगर आपके पास सेकेंडली इफ डिस्टेंस ही ना आपस में इक्वल हो, वापसी और जाते हुए का डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल ना हो, लेकिन जो टाइम है वो बिल्कुल इक्वल है, जैसे कि आप अपने घर से किसी खास डिस्टेंस मतलब के पिज्जा हट तक गए तो आपका डिस्टेंस हो गया S1, लेकिन वापसी पे आप अपने घर वाले के दोस्त के घर में चले गए वहां से, तो डिस्टेंस क्या हो गया, चेंज। लेकिन उस टाइम को कवर करने में या उस डिस्टेंस को कवर करने में आपका टाइम बिल्कुल सेम था, तो आप फिर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज करोगे वो यही फार्मूला यूज करोगे जो आप हमेशा से यूज करते आ रहे हो, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। अब थर्ड पॉइंट की बात करता हूं मेरा बेटा मैं यहां पे। अब थर्ड पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि भाई डिस्टेंस भी सेम हो और टाइम भी सेम हो, डिस्टेंस भी सेम हो और टाइम भी सेम हो। इफ S1 इज इक्वल टू S2 एंड 1 इज इक्वल टू T2, तो फिर यार ये याद रखो कि आपकी जो एवरेज स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी फिर आप एक जैसी स्पीड। v1 इज इक्वल टू, मतलब जाहिर सी बात है टाइम भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम कवर हो रहा है, तो यूनिफॉर्म स्पीड में ही होता है ना मेरा बेटा, तो जो स्पीड होगी वही आपका फिर आंसर होगा। v एवरेज इज इक्वल टू v इंस्टेंटेनियस स्पीड इज यूनिफॉर्म। तो ये कुछ की पॉइंट्स है यार जो कि बताना ज़रूरी थे कि अगर आपके पास कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ आ जाएं तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करोगे। बट एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला आपके पास, वो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट है और उसको आप डिवाइड करोगे टोटल टाइम से। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये थे कुछ डिराइव्ड फार्मूले स्पीड और कैलकुलेट करने के। अब यहाँ पे बड़े आसानी से मैं आपसे लॉज ऑफ मोशन की अब बात करने लगा हूँ। चैप्टर में टॉपिक वाइज चलता जा रहा हूँ ताकि आपकी कोई चीज़ मिस ना हो जाए मेरा बेटा, और इस चैप्टर को आज कंप्लीट भी करना है और नेक्स्ट वीक में अप्रोक्सीमेटली हमें फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। सो एक्सेलरेशन एक्चुअली क्या होता है, अभी आपके यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन जो अब हमेशा से है उसको जरूर क्लियर करूंगा। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो सबको ही पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस चीज को हम नाम देते हैं एक्सेलरेशन का। इस चीज को हम क्या नाम देते हैं मेरा बेटा, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस बात वेक्टर होता है और उसका मैग्नीट्यूड होता है, साथ हम उसके कोई यूनिट वेक्टर लिख लेते होते हैं, जैसे कि ये आ गया, ऐसे निकाला जाएगा वेक्टर को। अब मेरा बेटा ज़ाहिर सी बात है जहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो उसी डायरेक्शन में क्या होती है, फोर्स। उसी डायरेक्शन में क्या होती है, फोर्स। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो या एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होती है मेरा बेटा, फोर्स की। अब यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखो ये चीज भी यहां से याद रखना। कुछ लोग ये कंसीडर करते हैं कि यार सेकंड लॉ ऑफ मोशन में जाके आपने पढ़ा F इक्वल टू ma, तो वही डिफाइन कर रहा है फोर्स को, बल्कि ऐसा नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपके पास डेफिनेशन ऑफ फोर्स दे रहा है।
कि वो आप बताता है कि इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दी वो किसने दी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने डेफिनेशन ऑफ फोर्स दी। ये चीज याद रखिएगा, बहुत से लोग इस चीज से इसके बाद जब सेकंड लॉ की बात करते हो तो सेकंड लॉ जिसे आप F इज इक्वल टू एम ए कहते हो, यार मेरी जान ये तो आपको कैलकुलेट करके देता है कि कितनी फोर्स होगी, कितना एक्सेलरेशन होगा, क्या मैस होगा। तो यहां पे आपके पास कैलकुलेशन आ रही है, बट द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स गिवन बाय द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये चीज जरा क्लियर रखिएगा। मुझे पता था कि जब भी आपसे अगर ये आंसर पूछा जाता तो आपने हमेशा इसका सेकंड ही बताना था, तो मैंने कहा चले ये एमसीक्यू विच लॉ गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। तो मैंने सोचा इस पर टाइम नहीं वेस्ट करेंगे तो जल्दी जल्दी बता देता हूं। तो आपके पास कौन सा लॉ फिर डेफिनेशन ऑफ फोर्स दे रहा है मेरा बेटा, आपके पास वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एम एल टी हम ब्रैकेट में लिखते हैं डायमेंशन लिखने के लिए। मैस तो यहाँ पे है नहीं, लेंथ का यूनिट मीटर है तो ये आ गया, और टी के ऊपर -2 है तो यहाँ पे भी टी के ऊपर क्या आ गया बेटा, -2। एम के ऊपर तो 0 आ गया क्योंकि यहाँ पे मैस है ही नहीं, तो ये हमने इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख लिया। तो ये चीज याद रखना, मैं अगेन वही बात करने लगा था कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपके पास फोर्स को मेजर करता है, मेजर्स द फोर्स, बट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अब मेरा बेटा बड़े मजेदार क्वेश्चन जो कि हमेशा आप लोग भी इग्नोर करते आते हैं और कहते हैं यार पता नहीं ये क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ये पता नहीं क्या चीज़ बकवास ही आ गई है, इरिटेट करती है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो उसको ज़रा समराइज करके समझ कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह आज के बाद ये चीज़ भी मुश्किल आपको नहीं लगेगी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जब भी ग्राफ हम बनाते हैं बेटा, सबसे पहले मैं बात करने लगा हूँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो या किसी भी किस्म का ग्राफ हो तो सबसे पहले वो आपको दो इंफॉर्मेशन देता है, एक स्लोप और दूसरा आपके पास एरिया। एक क्या देता है मेरा बेटा आपके पास स्लोप, और दूसरा आपके पास क्या दे रहा होता है, एरिया। हमारे पास यहाँ पे हमने ग्राफ को तीन तरह से देखने हैं। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आता है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। सेकेंड पॉइंट है जनाब आपके पास मूविंग अलोंग या मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। एंड थर्ड पॉइंट मेरे पास मेरा बेटा जो चीज आ गई वो ये है मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इन तीनों के डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने देखना है। वो चीज़ डिपेंडेंट क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्या होती है, बड़े अच्छे से मेरा बेटा आप लोगों को पता होगा। अब मेरा बेटा यहाँ पे जो स्लोप होगी डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम की, वो हमें देगी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो आपके पास ये ग्राफ बन रहा है। जाहिर सी बात है अगर किसी एक पोजीशन पे है तो ना आगे ऊपर की तरफ जा रहा है ना नीचे की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका बिल्कुल अपनी एक ही फिक्स पोजीशन पे है। तो यहाँ पे अगर आप स्लोप निकालोगे तो वो स्लोप आपके पास किसके को आएगी, कैसे स्लोप निकालेंगे। स्लोप हमारे पास होती है कि वाई की वैल्यू को, डेल्टा वाई को डेल्टा टी के साथ, मतलब जो आपके पास नीचे वैल्यू टी पे आ रही है उसके साथ डिवाइड किया जाए। डेल्टा वाई पे डेल्टा डी आ रहा है और डेल्टा टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आपके पास जीरो है तो आपके पास वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पे किसी किस्म की स्लोप नहीं बन रही। नो स्लोप इज फॉर्म्ड देन द वेलोसिटी विल बी जीरो। ये बात भी क्लियर है कि जब ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में होता है वैसे भी आपके पास वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। और अगर ऑब्जेक्ट आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, सेम स्पीड के साथ कांस्टेंट आपके पास स्लोप बनती है जो कांस्टेंट स्पीड की हमें वैल्यू देती है। जैसे कि यहाँ पे
ये हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा हुआ था, ये एक स्ट्रेट लाइन आती है जो ओरिजिन से स्टार्ट होती है यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है मेरा बेटा। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट स्लोप मीन्स, अगर एरिया निकालना हो तो इस तरह निकालेंगे इसका। एरिया हमेशा कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने से, स्लोप कैलकुलेट की जाती है यहाँ पे स्पीड वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। जैसे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में याद होगा, टोटल डिस्टेंस हम निकालते थे कि ग्राफ से विद द हेल्प ऑफ एरिया, शेडेड एरिया या एरिया अंडर द ग्राफ जो उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास अब इसका ट्रायंगल यहाँ पे बन रही है, टी है, ये आपके पास डी है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आप लोगों ने जो भी हाफ बेस इनटू हाइट होता है मेरा बेटा, एरिया निकालना है यहाँ पे 1/2 बेस टी आ गया, डी ये आ गया आपके पास। सो ये आपके पास टी डी बन जाएगा इसका एरिया, जो कि इसका डिस्टेंस होगा। अब मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, आपको बड़े पता है कि बड़े अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी का मतलब जब उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा हो। वो कब होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को सर्टेन स्पीड से या सर्टेन वेलोसिटी से ज़मीन से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो आपके पास उसकी जो वेलोसिटी होती है, जो उसकी मोशन होती है, वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होती है। यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो फिर इस तरह से बन जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका वो नीचे आ गया, बट एट द स्पेसिफिक एट द हाइट, इस हाइट पे अगर मैं बात करूँ, एट द मैक्सिमम हाइट हम हमेशा कहते हैं कि वेलोसिटी क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या होती है मेरा बेटा? ज़ीरो होती है। और इस पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है। अब मेरा बेटा यहाँ पे अगेन हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था, इसी तरह हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, और आप ये समराइज पॉइंट्स हैं इनको याद करते रहो और अपने ज़हन में बिठाते जाओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ज़री सी बात है, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ आ रहा होगा, तो यहाँ पे भी हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक उसकी स्लोप होगी, सो स्लोप हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन देगी, और एरिया जो हमारे पास होगा वो हमें इसका डिस्टेंस देगा। एरिया हमें क्या देगा? इस चीज़ का डिस्टेंस देगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो कमेंट्स तो समझ सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तीन पॉसिबिलिटीज देखेंगे। जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, सर को कौन कंट्रोल करेगा? मेरे ख्याल में स्पीड ज़्यादा होगी यार, दिखाओ। उनके कमेंट्स नहीं देखे तो बेचारे पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हैं। जी मेरा बेटा, मैं जी मेरा बेटा, मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। अब मुझे बताओ, क्योंकि मैं तो स्पीड के साथ लगा हुआ था, मेरे ख्याल में काफ़ी हल्ला गुल्ला हो गया है मेरे पीछे से, तो ज़रा मुझे बताएं क्या इशू आ रहा है। चलो माशाल्लाह। कमेंट सामने करो शहजादे, इनके में भी लग जाएगा। मैं कंटिन्यू करता हूँ। मेरा बेटा कोई इशू था, कोई प्रॉब्लम है तो मेरा बेटा मुझे बता दे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मेरे सामने नहीं थे, तो इसलिए मैं ज़रा रुक गया था। ओके मेरा बेटा, मैं कंटिन्यू करता हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास तीन हो सकती है। एक तो ये, जब आपकी वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट हो, v कांस्टेंट हो, तो आपके पास ग्राफ उसी तरह से बनता था जब आपके ये चीज़ आ जा रही, जिस तरह ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में आ रहा था। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो ये ग्राफ भी मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ पे किसी किस्म की एक्सेलरेशन नहीं आएगा। जब यहाँ पे
जी मेरा बेटा मैं कर दूंगा। अब मेरा बेटा यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मैं यहाँ पे बात करने लेता, ये x है और ये आपके पास y है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यार किसी किस्म की स्लोप नहीं बन रही, तो यहाँ पे हमें ज़हरी सी बात है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप से जो चीज़ मिलेगी वो एक्सेलरेशन था, क्योंकि y की वैल्यू को x पे जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आ रही होती है, वो एक्सेलरेशन होता है। इस तरह मेरे भाई यहाँ पे किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन इसलिए प्रोड्यूस नहीं हो रहा जब आपके पास जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट होगी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास जीरो होगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यूज, जी मेरा बेटा मैंने कल भी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर की थी कि अगर आप मेरे मुताबिक चलोगे तो ज़ाहिर सी बात है मैं बिल्कुल स्लो स्पीड के साथ चलूँगा जैसे कि मैं चल रहा था, बट आप लोगों ने ही कल कमेंट किया था कि सर बहुत टाइम लग रहा है, अभी 5 दिन में सिर्फ 3 चैप्टर हुए, मेरे ख्याल में किसी ने कोई कमेंट किया था। इसलिए मैंने बेटा अपनी जो स्पीड है थोड़ी सी बढ़ा दी थी। आपकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा सर, देखो आज ही वेलोसिटी ज़्यादा हुई ना, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कमेंट्स। आप जैसे मुझे कहेंगे मैं उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ, मुझे बता दो। अच्छा मेरा बेटा मैं अगेन उसी स्पीड के साथ हम पहले बात करते आ रहे थे, उसी स्पीड के साथ अगेन बात करते हैं। मैंने यहां पे कहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ग्राफ एक्चुअली हमें इंफॉर्मेशन देता है, वही चीज जो हमें फार्मूला से मिलती है। ये ग्राफिकल, ये पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन है। अब हमें ग्राफ अगर डिफाइन करना हो, बनाना हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाऊंगा। एक्स एक्सिस पे वो क्वांटिटी ली जाती है जो कि इंडिपेंडेंट हो और वाई पे वो क्वांटिटी ली जाती है जो कि डिपेंडेंट हो। जी मेरा बेटा, अब अगेन यहां पे टी है और यहां पे वेलोसिटी है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब अगर मुझे ग्राफ बनाना हो, आपका ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो मैंने यहां पे लिख दिया v कांस्टेंट। जब मैं v कांस्टेंट के साथ ग्राफ बनाता, लाइक यहां पे 90 है, 90 से ना तो आप गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहे हो ना तो कम कर रहे हो, तो जहरी सी बात है जब स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज आएगा वो वर्टिकली एक्सिस पे आएगा अलोंग द वाई एक्सिस। लेकिन अगर मैं, टाइम तो चेंज होता ही रहेगा ना, आप रेस्ट में हो, आप खा रहे हो, आप पी रहे हो, ऊपर बैठे हो, नीचे बैठे हो, कुछ भी करते रहो, टाइम ऑलवेज रिमेन चेंज, उसमें तो हमेशा तब्दीली आती ही रहती है। तो स्पीड अपनी जगह पे फिक्स है, टाइम चेंज होता जा रहा है। तो ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है कि आपके ऑब्जेक्ट में किसी किस्म की स्लोप नहीं है, आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज नहीं आता। तो हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की तरफ अगर मैं बात करूं, चेंज वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता तो आपके पास एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। एक्चुअली मैं रुक इसलिए गया था, ये यजदान साहब का कमेंट पढ़ रहा था, सर थोड़ा कमेंट सेक्शन की तरफ देख लिया करें, कुछ कुछ होता है नहीं तो ना मेरा बेटा, अब नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह, परेशान ना होना। और मजीद कुछ हो तो आपके पास मेरे यहाँ पे मैसेज के ऑप्शन भी गिवन है। अच्छा जी, अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, यार वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, बढ़ रही हो, उसमें तब्दीली आ रही हो, तो डेफिनेटली आपके पास एक्सेलरेशन तो फिर आ ही आएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट 0 से 10, 15, 20 पे जाना चाहते तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये स्लोप बनती है, ये स्ट्रेट लाइन आती है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड में वहां पे आ रही थी, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजिंग वेलोसिटी की आ रही है। और कांस्टेंट स्लोप का मतलब होता है कि आपके पास एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट आएगा। क्यों? मैं फर्ज करता हूँ यहाँ पे 5 सेकेंड थे और वेलोसिटी 10 थी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अगले पे 10 सेकेंड पे यहाँ पे वेलोसिटी आ गई 20। तो सभी की वेलोसिटी जब कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी यहां पे सेम आएगी। तो कांस्टेंट स्लोप, एक जैसी स्लोप आपको एक जैसा एक्सेलरेशन देगी, एक जैसी स्लोप आपको एक जैसा एक्सेलरेशन देगी, एक जैसी स्लोप आपको एक जैसा एक्सेलरेशन देगी। और अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती तो प्रीटी ऑब्वियस है कि आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी से जब वेलोसिटी डिक्रीज होती, ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो जाती। एक्सेलरेशन अगेन आपके पास एक जैसा आता, लेकिन अब नेगेटिव एक्सेलरेशन आता, क्योंकि जब वेलोसिटी में डिक्रीज आता है
सो वेलोसिटी में डिक्रीज आए या इंक्रीज आए, दोनों केसेस में वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। होपफुली अब ये कोई इसमें मसला नहीं रहा गया होगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा और उसका डेफिनेटली आप लोगों ने तो आंसर गलत ही बताना है, लेकिन जरा ध्यान से बताइएगा, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। मोस्टली लोग इसमें गलती, बोर्ड के पेपर सॉरी आपके एंट्री टेस्ट में ये चीज़ पूछी जाती है और मोस्टली लोग इसमें गलती करते हैं। सर काइंडली इनके कॉमेंट सेक्शन मेरे सामने कर दें। अगर इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आ रहा हो तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। कांस्टेंट स्पीड का मतलब एक फिक्स स्पीड होती है, ठीक है, जैसे कि हमने ये बात की v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहां पे आपके पास इंक्रीजिंग का मैंने बात की थी। अगर मैं बात करूं कांस्टेंट वेलोसिटी की तो हमने वो उसके लिए हमने जो ग्राफ पढ़ना है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, क्योंकि खुद देखो स्लोप आपको क्या बताती है, y की वैल्यू को x पे डिवाइड करो। मेरा बेटा एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। नहीं मैं आपसे एक्सपेक्टेशन इतनी लो नहीं रखता, लेकिन आज मैंने जादू देख लिया ना, सिर्फ 2 टॉपिक थोड़ी स्पीड से पढ़ाए हैं और ये चीज होगी। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एन ऑब्जेक्ट, इसलिए मेरे टाइम हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने ही तरीके से लेके चलूं, बट क्या करें फिर हम मजबूर होते हैं जब आप लोग कहते हैं सर जल्दी जल्दी पढ़ा दें, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया। जी बेटा हसनैन पूछता हूं, अब थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, स्टेटमेंट तो लिखने दो यार शहजादे। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड सच दैट मूविंग अपवर्ड्स एक्सेलरेशन इज टेकन एज, सच दैट मूविंग ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन इज taken as, acceleration is taken as माइनस, जाहिर सी बात आप यही कहते हैं ना, एक्सेलरेशन जब अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा हो तो -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, एंड कमिंग बैक इट इज एंड कमिंग बैक, और वापस आते हुए ये आपके पास होता है +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So, what will be the angle between A and -A? मैंने आपसे पूछा what will be the angle पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में, एंगल क्या होगा जनाब? ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गया तो आपके पास एक्सेलरेशन को मैंने पॉजिटिव लिया, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आया तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लिया, और ऊपर की तरफ गया तो एक्सेलरेशन को हमने नेगेटिव लिया। हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो आपने इन दोनों के दरमियान मुझे एंगल बताना है। मैं सबसे पहले लिखता हूं ए। क्या बात की जनाब, मैंने पहले कहा था फिर आप लोग माइंड कर जाते हो। बी, ए को मैंने लिखा 0 डिग्री, बी मेरे पास है 90 डिग्री, सी मेरे पास है जनाब 180 डिग्री, और डी ऑप्शन मेरे पास आ रहा है कि कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। जी बनाए, क्या आंसर आएगा? 180, 0, 180। यहां पे एक चीज लिखता हूं, एक्सेलरेशन नेगेटिव ले लिया, मान लेता हूं जी, एक क्या ले लिया? नेगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव, बट एक चीज, ग्रेविटी एक्ट ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, विच इज टोटली रॉन्ग मेरा बेटा। जो आप आंसर बता रहे हैं मुकम्मल तौर पर गलत है। इसका
करेक्ट आंसर क्या बनता है, इसका करेक्ट आंसर किस तरह बनता है, वो इस तरह बनता है कि जब आपके पास ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बेटा हमारा इस चीज से क्या लेना देना, हमने एंगल कैलकुलेट करना है। एंगल के लिए आपने देखा जो ग्रेविटी क्या बात कर रहे हैं, तो ग्रेविटी तो हमेशा एक्ट करती है वर्टिकली डाउनवर्ड, जब वो भी एक डाउनवर्ड करेगी, देखो जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होता है क्या ग्रेविटी भी ऊपर की तरफ चली जाती, नहीं, वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड है। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होगा तब भी ग्रेविटी की फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। तो दोनों केसेस में इसकी डायरेक्शन सेम ही है ग्रेविटी की, तो एंगल यहां पे मेरा बेटा फिर जीरो आएगा, एंगल मेरे पास मेरा बेटा फिर जीरो आएगा। तो अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, डी वगैरह कुछ भी नहीं है, आंसर आपका ए है। जी मेरा बेटा क्लियर हुई ये बात, अब इसलिए मैंने कहा था आप गलत बताओगे फिर आप कहते हैं। जी मेरा बेटा जी बनता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे वो आपके पास नेगेटिव हो। जी क्लियर हो गया मेरा बेटा ये। दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं यार। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो तो ग्रेविटी डाउनवर्ड ही एक्ट करती है, जब अब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा हो तब भी ग्रेविटी डाउनवर्ड ही एक्ट करती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की जा रही है। दोनों केसेस में ये तो एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड की जाती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ जाने की वजह से हम उसके एक्सेलरेशन को नेगेटिव कंसिडर कर लेते हैं कि आप उसमें डिक्रीज लाना चाह रहे हो, उसके नीचे आने की तरफ से उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं। बट आप यहाँ पे ये चीज़ नोट करो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट को नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए इन दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगी। इसलिए मेरे भाई यहाँ पे जो एंगल है वो जीरो आएगा। जी इज इट क्लियर नाउ मेरा बेटा? क्लियर हो गया तो मुझे बता दें, ताकि मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूं, जरा मुझे उसको भी एक्सप्लेन करके बताइएगा। जी क्लियर है, जज़ाकल्लाह। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसकी वजह से आ रहा है चेंज बेटा? इस फोर्स की वजह से। वो फोर्स कौन सी? ग्रेविटी की फोर्स। और ग्रेविटी की फोर्स क्या होती है? वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मास। इंशाल्लाह 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 दो, क्यों नहीं। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। अगर इग्नोर कर सकता होता तो मेरा बेटा छठे चैप्टर पे ज़रूर होते। सो स्पेसिफिकली कुछ चैप्टर्स को भी हम छेड़ेंगे जब हमारे पास टाइम कम रह जाएगा, फिर टॉपिक्स के ऊपर आएंगे, फिर रिवीजन के ऊपर आएंगे। मेरा बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक पे तो भी आना है फैज साहब। So whenever an object comes under the action of gravity, तो हम जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए बात करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, सो वो होता है 1/2 gt स्क्वेयर। Whenever an object comes under the action of gravity, हम s क्या लेते हैं? 1/2 gt स्क्वेयर। इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। और s हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है t स्क्वायर की, और जो टाइम लिया जाता है वो t होता है हमारे पास इन सेकेंड्स, टाइम इन सेकेंड्स। whenever an object comes under the, जी मेरा बेटा स्पीड खुद ही स्लो की है यार, आप लोगों ने खुद ही कहा था। whenever an object comes under the action of gravity, whenever an object comes under the action of gravity, जब आपके पास अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो ये चीज आती है। अब an object is allowed to fall freely under the action of gravity. An object is
allowed to fall freely जी बेटा जरूर. अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस. हमने रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस निकालनी है कवर्ड बाय इन इट वंस कवर्ड बाय या कवर्ड इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड मतलब 3 सेकेंड. आपके पास डिस्टेंस की रेशियो क्या होगी जब ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल मूव करवाया जाए, गिराया जाए, तो पहले सेकंड, सेकंड सेकंड और थर्ड सेकंड, फर्स्ट सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड के दरमियान आपने डिस्टेंस की रेशियो निकालनी है. तो S1 S2 S3 निकालना है. S1 S2 S3 याद रखिएगा. कैसे याद करोगे आप? 1/2 GT². T1 आपके पास 1 सेकंड है, G की वैल्यू 9.8 होती है. जब यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास S1 आएगा जी 5 मीटर. S2 निकालेंगे 1/2 GT². अगेन वही स्पीड पे आ जाता हूं मेरा बेटा. T इक्वल टू आएगा 2 सेकेंड. यहां पे वैल्यू पुट करने से S2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 20 मीटर. इसी तरह S3 की अगर बात करें तो 1/2 GT². अब T की वैल्यू आपने रखनी है 3 सेकेंड, तो आंसर आपके पास बन जाएगा 45 मीटर. सो 20 मीटर, 5 मीटर एंड 45 मीटर. ये आ रहा है जी आपके पास 5, 20 एंड 45. इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, 5 के ऊपर अगर इसकी रेशियो लें तो 149 आएगा. 149 क्या रेशियो बन जाएगी मेरा बेटा आपके पास? 149. अच्छा फिर आहिस्ता मेरा बेटा, जब आपके ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आता है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 GT² का. अगर आपके पास टाइम गिवन हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंसेस को. आपके पास 3 तरह के टाइम गिवन है, T1 T2 एंड T3. 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड. इन तीनों सेकंड के ऊपर आपने 3 डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं. मैंने कैलकुलेट कर ली. S1 ये देखिए यहाँ पे मैंने वेट वाला वर्ड लिख दिया था. और मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को कल भी ये चीज़ क्लियर की थी कि मेरा बेटा प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर कर लें, अपने माइंड में बिठा लें कि आप मोस्ट सीनियर हैं माशाल्लाह से, और आप लोगों को वैसे ही बिहेव करना चाहिए. अब आपने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो आपकी ग्रूमिंग एक्चुअली ये भी चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप किन इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए हो. चले मेरा बेटा, कुछ लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपके सामने हाइड कमेंट चैट की ऑप्शन आ रही होती है कि अगर आप लोग बार बार इसकी वजह से डिस्टर्ब होते तो आप हाइड चैट कर सकते हो, ताकि आपके सामने बार बार कमेंट्स ना आए और आपकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो कंसंट्रेशन है वो लॉस ना हो. लीनियर मोमेंटम की बात करूँ तो मेरे भाई, क्वान्टिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी पोसेस्ड बाय अ बॉडी, क्वान्टिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी पोसेस्ड बाय ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी, इसको मोमेंटम का नाम देते हैं. मोमेंटम आपके पास फार्मूला होता है P = mv. जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होती है वही डायरेक्शन मोमेंटम की होती है. अगर इसके मैं यूनिट की बात करूं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट होता है, या फिर न्यूटन सेकंड इसका यूनिट होता है. एंड थर्ड वन अगर इसके बारे में बात की जाए, मैंने अभी बात यही की थी, अभी भी वॉइस नहीं आ रही मेरे ख्याल में. आ रही है मेरा बेटा? वॉइस आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना? ठीक है मेरी बहन, अपना ज़रा पेज ज़रा उसको रिफ्रेश करें. तो चेक द वर्ड्स. ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है. चले मेरा बेटा, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं.
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर फ्री फॉल ऑब्जेक्ट इज, फॉर फ्री फॉल ऑब्जेक्ट इज क्या होगा जनाब, आपने मुझे यह बताना है। मैं कुछ ऑप्शन लिखता हूं। ऑप्शन ए mg, ऑप्शन बी लेस देन mg, ऑप्शन सी ग्रेटर देन mg एंड ऑप्शन डी 0। जरा फरमाएं क्या आंसर आता है इसका मेरा बेटा। मैं यहां से हिंट दे देता हूं। फोर्स आपके पास वेट के इक्वल होती है और वेट आपके पास mg के इक्वल होता है, और चेंज इन मोमेंटम आपके पास इक्वल होता है फोर्स के। तो अब मेरा ख्याल में अब आप लोगों को आंसर दे देना चाहिए। जी मेरा बेटा, अगेन मुझे ये चीज क्लियर कर दे कि आज का आंसर अब क्लियर हुआ। यहां पे मैं ये बात करता हूं, जहां पे चेंज इन मोमेंटम गिवन हो वहां पे आपके पास इंपल्स मौजूद होता है F इंटू डेल्टा टी। यहां से जो हमारे पास यूनिट बनता है मोमेंटम का वो न्यूटन सेकंड आता है। जी आंसर बनता फिर आपके पास ए, क्योंकि यहां पे वो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट पे सिर्फ कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होती है, वेट की। तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू वेट। तो आंसर बनेगा मेरा बेटा डी, सॉरी आंसर बनेगा आपके पास mg, जो कि हमारे पास आंसर आ रहा है ए। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, और उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। और उसको भी नहीं, अगर इनकेस अभी क्लास में टॉपिक नहीं भी होता लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम का, लेकिन उसको लेक्चर को फिर मैं रिकॉर्ड करवा के आप लोगों को अपलोड कर लूंगा, क्योंकि मंडे वाले दिन इंशाल्लाह फिर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे, ताकि आपको रिकॉर्डिंग में भी मिल जाए और संडे का दिन भी आपके पास है। इन 3 चैप्टर्स को आप अच्छे से लर्न कर सकते हो अगर करना चाहोगे तो। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फैज भाई लगता है मेरी बात का ज्यादा ही दिल पे ले चुके हैं। क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की मुझे लग रहा है कोशिश की जा रही, हो सकता है मैं गलत हूं ना बेटा। टीचर की बात को दिल पे नहीं लेते, समझने की कोशिश करते हैं। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? isolated system on which no external force acts। ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कोई फोर्स एक्ट ना करे, उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। एक्चुअली आइसोलेटेड सिस्टम में हमें ये चीज बताई जाती है कि अपास इंटरैक्टिंग बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करती हैं। इंटरैक्टिंग बॉडीज अप्लाई फोर्स टू ईच अदर। इनके बाहर से इन पे किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं करी। जैसे कि एक रूम है, ये रूम भी एक सिस्टम है, एक मोबाइल भी एक सिस्टम है, लेकिन इस पे बाहर से एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्ट ना करे, इसके अंदर जो चीजें हैं वो आपस में इंटरैक्ट करें, तो ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम का। अब मेरा बेटा यहां पे आइसोलेटेड सिस्टम में लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम की स्टेटमेंट ये है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही हम लोगों ने लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम की स्टेटमेंट पढ़ी हुई थी। हाँ मेरा बेटा, ये चीज हमेशा याद रखना, जब आपके पास, जैसे मैं कहता हूं mv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है,
जब किसी भी इक्वेशन में दो चीजों की इक्वलिटी में कांस्टेंट आ रहा हो तो वो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज, उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान आपके पास इनवर्स रिलेशनशिप आता है। इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान आपके पास इनवर्स रिलेशनशिप आता है, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। मैस और वेलोसिटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि अगर मैं मैस को इंक्रीज करता हूं बिफोर द कोलिजन, जिस ऑब्जेक्ट का मैस ज्यादा था उसकी वेलोसिटी कम होगी, आफ्टर द कोलिजन जिसकी मैस कम था उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ऐसे हमें ये बात बड़े अच्छे से पता है कि ऑब्जेक्ट का अगर मैस ज्यादा होगी तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, ऑब्जेक्ट का मैस कम होगा तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। जी, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन रेट, नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन रेट। जब आपके पास चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। अब मैं आपके पास कुछ पॉइंट्स और लिख देता हूं और एक एमसीक्यूज भी पूछता हूं, आप लोगों ने इसका आंसर भी मुझे बताना है। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, एक आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम हमेशा एक जैसा रहता है बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। अब आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं, जिसमें एक्सटर्नली किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट ना करे, इंटरैक्टिंग बॉडीज ही आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करे। अब यहां पे मेरा बेटा जो मैं क्वेश्चन लिखता हूं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। When a bullet is fired from the gun, then is fired from the gun, तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी लिखता हूं आपके सामने। पहली बात ये कि गन रिकॉइल वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल, ये चीज मेरा पुत्र याद रखना, तो इस आंसर इसका दे पाओगे कि मैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। गन रिकॉइल वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल। गन जिस वेलोसिटी से झटका खाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में वो बहुत कम वेलोसिटी होती है, इज वेरी स्मॉल। मेरा नहीं, इस लाइन में मुझे तो कोई डाउट नहीं है, बल्कि ये लाइन बिल्कुल ठीक आ रही है मेरे सामने। सेकंड आंसर भी लिख देखते हैं कि वो क्या आ रहा है। बुलेट बीइंग स्मॉलर इन मैस हैज मच ग्रेटर वेलोसिटी। बुलेट बीइंग स्मॉलर इन मैस, क्योंकि बुलेट का मैस बहुत कम होता है इसलिए उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, हैज मच ग्रेटर वेलोसिटी, हैज मच ग्रेटर वेलोसिटी। उसके बाद बोथ हैव द सेम मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम भी क्या होगा, सेम, बिफोर एंड आफ्टर फायरिंग द गन बोथ हैव सेम मोमेंटम। एक्चुअली इस एमसीक्यूज में आपको एक एग्जाम्पल देके लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझाया गया है कि बुलेट और गन के सिस्टम में टोटल मोमेंटम हमेशा एक जैसा होता है। गन का क्योंकि मैस ज्यादा होता है इसलिए उसकी वेलोसिटी कम होती है, बुलेट का मैस कम होता है तो इसलिए उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। इट मींस कि हमारे पास जितनी ऑप्शंस गिवन हैं ये सारी करेक्ट हैं, ऑल आर करेक्ट। तो फिर हमारे पास जो आंसर बनेगा मेरा बेटा वो क्या बनेगा, डी। अब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को। A fighter plane chasing an other
रिकॉइल का मतलब जैसे मैंने ये बुलेट फायर की और रिकॉइल गन पीछे की तरफ झटका खाती, डेट इज कॉल्ड द रिकॉइल। जब आपने बुलेट को फायर किया, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, एक्शन एंड डायरेक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक एक्शन ये हुआ कि बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, उसके रिएक्शन के तौर पर जो गन है वो रिकॉइल होती है बैकवर्ड डायरेक्शन में। झटका खाना अब्दुल मोहिब। तो यहां पे बात करते हैं, अ फाइटर प्लेन चेजिंग अनदर, अ फाइटर प्लेन चेजिंग अनदर, दूसरे को चेस करते हुए, ओपन्स अ फायर, ओपन्स फायर, ओपन फायर मतलब फायर खोलता है, उसकी तरफ डायरेक्शन में कोई ना कोई बुलेट्स फायर करता है, तो क्या होगा? देन जरा इस पॉइंट को ध्यान से समझ के सोच के इसका आंसर दीजिएगा। इट्स स्पीड विल डिक्रीज, इट्स स्पीड विल, इस एक्शन और रिएक्शन को माइंड में रखते हुए ये चीज का जवाब आपने देना है, एक लाइन में इसका जवाब आपके सामने आ जाएगा। इट्स स्पीड विल डिक्रीज, अगर थोड़ा सा सोच के बोलोगे, बुलेट और गन को माइंड में रखना है। इट्स स्पीड विल डिक्रीज, सेकंड ऑप्शन, इट्स स्पीड विल इंक्रीज, ऑप्शन डी, its speed will remain same, its speed will remain same, या डी ऑप्शन है आपके पास, it will have a less momentum than bullets fired, it will have less momentum than bullets fired, its speed will increase, decrease, whatever। तो बड़े अच्छे से क्लियर है, शुक्र है, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, its speed will decrease, माशाल्लाह। सो अब रह गया हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक, उसकी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा मेरा बेटा। तो एक चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एक चीज़ को माइंड में बिठा लीजिएगा कि चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह मंडे को स्टार्ट करेंगे। एक चीज़ आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि चैप्टर 1, 2, 3 जितने भी हमने 3 चैप्टर्स पढ़े, इनमें से कोई एक टॉपिक भी हम लोगों ने नहीं छोड़ा। अब बी आंसर भी हो सकता था, वो तब था जब फर्स्ट वाला जो जिसको चेस किया जा रहा है, मतलब ये बी फाइटर प्लेन है, ये ए है, ये बंदा इसको चेस कर रहा है, इसने जब आगे किया तो बैकवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगी, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज। इन केस अगर ये वाला फायर ओपन करता तो जहरी सी बात है, अब इसकी स्पीड में इंक्रीज आता और इसकी स्पीड में डिक्रीज आता। माशाल्लाह। जी बेटा टुमारो तो ऑफ है, लेकिन मैं अपलोड कर दूंगा और आप लोगों को अपनी मेरी टाइम लाइन पे यहाँ पे लेक्चर अपलोडेड मिल जाएगा। मेरा बेटा मुझे बताया गया कि प्रोफाइल बिल्कुल ओपन हो रही है। देखो यार, बार बार एक ही कमेंट आ रहा है और आप लोग मुझे एक बता रहे हो कि प्रोफाइल ओपन होती है, देन व्हाट इज द इशू? बच्चे बार बार एक ही बात करें, प्रोफाइल ओपन नहीं होती नहीं होती। मेरा बेटा ये इंशाल्लाह इशू अभी 2 मिनट में रिजॉल्व हो जाएगा। सेम होगा मोमेंटम, तो मेरा बेटा बिल्कुल सेम होगा ना। आप लोगों को पता है ना, बिफोर फायरिंग द गन आफ्टर एन, मोमेंटम तो सेम होता है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं। जिसकी मैस कम हो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, जिसका मैस ज्यादा हो तो स्पीड कम होती है। तो दोनों में एक जैसा इंक्रीज और डिक्रीज आएगा, उसकी स्पीड भी उतनी वेलोसिटी से डिक्रीज होगी, उसकी स्पीड भी डिक्रीज होगी, दोनों की स्पीड डिक्रीज होगी।
अगर नेम पूछा है तो नाम मेरा बेटा मोहम्मद अहमद नज़ीर है, एम अहमद नज़ीर। और इसी नाम से आप लोग अगर अब सर्च आउट करते हो तो आपको सारे टॉपिक्स भी फिजिक्स के मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर के टॉपिक का नाम लिखे, नाम लिखोगे अगर जी मोहम्मद अहमद नज़ीर मेरा बेटा। मेरे ख्याल में आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाया नहीं, इंट्रोडक्शन यही है यार। ग्रेजुएशन मेरी जिस यूनिवर्सिटी लाहौर से है इन इलेक्ट्रॉनिक्स में, और जो एमफिल है वो अल्हम्दुलिल्लाह इसी मंथ कंप्लीट होने वाला है इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड सेमीकंडक्टर फिज़िक्स, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से सॉलिड स्टेट फिज़िक्स डिपार्टमेंट है, और डिग्री का नाम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और सेमीकंडक्टर फिज़िक्स है। और ज़्यादा नहीं लेकिन 7 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए फ़िज़िक्स, और कोशिश करता हूँ कि समझ आ ही जाए। जी मेरा बेटा टेस्ट होगा, उसकी भी बात होगी मेरा बेटा अली। फाइटर प्लेन के एमसीक्यूज बेटा ये है, जैसे गन को आपने फायर किया तो बुलेट जितनी तेज़ी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई और उतने ही स्पीड के साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में आया, और दोनों का एक ही स्पीड में डिक्रीज़ है और एक ही स्पीड में इंक्रीज़ आता है। जिसका मैस कम होता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है, और जिसका मैस ज़्यादा होता है उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज़ आता है। टेस्ट स्टार्ट कर दें यार। मेरा कमेंट सामने कर देना मेरे, अगर आ सकते हैं तो। इज़ इट पॉसिबल सर? मैं कमेंट्स देख लूँ। जी जज़ाकल्लाह मेरा बेटा। जी पंजाब यूनिवर्सिटी एमफिल यहाँ से यार, GCU से ग्रेजुएशन है। हाउ टू अप्लाई इन PU मेरा बेटा, जैसे ही आप लोगों के रिज़ल्ट आएंगे, यूनिवर्सिटी डेट अनाउंस कर देगी एडमिशन्स की, तो आपको फॉर्म लेना होता है। मेरिट लिस्ट के लिहाज से देखो कि पिछले साल कितना मेरिट आया था, अपने नंबर्स देखो और कंपेयर करो कि आप मेरिट बन सकता है या नहीं बन सकता, तो अप्लाई कर दे मेरा बेटा। और सिर्फ PUC IT वालों का टेस्ट होता है, बाकी सारी ओपन मेरिट होते हैं। ओपन मेरिट का मतलब होता है कि नंबरों के लिहाज से एडमिशन हो जाता है, लेकिन PUC IT में आपका जो टेस्ट होता है उसके बिहाफ पे डिपेंड करता है आपके नंबर्स। मेरे ख्याल में आज आपकी इंग्लिश की क्लास भी है। जी मोहम्मद जज़ाकल्लाह। होपफुली मेरा बेटा कोशिश तो यही होती है कि आप लोगों को कोई मसला ना आए, सारी चीज़ें समझ आ जाएँ टाइमली। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए मेरा बेटा प्लीज़ 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 उन सारे लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। आपके पास कल का पूरा दिन है संडे का, तो होपफुली इंशाल्लाह इसमें आपका ही फ़ायदा होगा। टेस्ट चल रहा है, कितने सेकंड्स रह गए? नहीं इशू, बस ठीक है। चले मेरा बेटा, अब सर रिजवान आ जाते हैं क्लास में, वो तब तक बोर्ड पे जो भी उन्होंने पढ़ाना वो लिख लेते हैं, वो अपना पैराग्राफ वगैरह लिख लेते हैं। इंशाल्लाह कल अगेन इनके टॉपिक के बारे में बात होगी, मज़ीद डिस्कशन होगी, और जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगा, तो वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।